एक एनआई मैटर के अंदर जो इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविजन होता है, मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि कंप्लेनेंट्स इसको एक्सप्लोर नहीं करते। सेक्शन 143 ए के बारे में अगर बात करें तो ये सेक्शन जो है कंप्लेनेंट्स को एम्पावर करता है दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल they can move an application before the learned trial court and seek interim compensation up to the 20% of the चेक अमाउंट जो कि डिसऑनर्ड हुआ है। एंड आज हम इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं दैट इवन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर एक्यूज पर्सन जो है उस अमाउंट को पे नहीं करता तो देन क्या पावर्स हैं कोर्ट के पास जो एक्यूज पर्सन से इंटरिम कंपनसेशन को निकलवा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली हम जो क्वेश्चन को आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचता है। सिमिलर सिनेरियो जिसमें कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर एक इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, लेकिन एक्यूज पर्सन ने इस मैटर में 20% जो कंपनसेशन थी पे नहीं करा एंड इन व्यू ऑफ दैट लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट वो क्लोज कर दिया। ये मैटर जो था डिसाइड किया गया बाय द 3 जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सो इसका इम्पैक्ट इटसेल्फ comes as a strong, or in fact I would say that this matter will actually enable accused persons तो उनका substantial right to cross examination क्या वो क्लोज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस जजमेंट में हम वो समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड कि अगर एक्यूज पर्सन इंटरिम कंपनसेशन का पैसा नहीं देता तो देन व्हाट इज द रूट अवेलेबल फॉर द कंप्लेनेंट टू क्लेम द कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम द एक्यूज पर्सन। हम इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइन समझेंगे, कैसे ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्वेश्चन था, क्या कोर इशू था, एंड फाइनली ऑपरेटिव पोर्शन को समझेंगे एंड व्हाट आर द लर्निंग्स फॉर द कंप्लेनेंट एज वेल एज फॉर द एक्यूज पर्सन। इस जजमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड उससे पहले अगर आप एनआई मैटर्स में रीसेंट जजमेंट को समझना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट एंड दिस विल हेल्प यू टू गेन इंफॉर्मेशन, टू गेन द लेटेस्ट रूलिंग्स अबाउट the NI Act and NI jurisprudence from the Honorable Supreme Court of India. So let us now start with this judgment and try to understand first the brief facts of this judgment. So ये जो मैटर था अराउंड 2019 में शुरू होता है, जिसमें चेक की जो अमाउंट थी 7 लाख की अमाउंट थी, वो चेक डिसऑनर्ड होता है। उसके बाद कंप्लेनेंट अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके स्टैट्यूटरी नोटिस इशू कर दिया जाता है। स्टैट्यूटरी नोटिस इशू होने के बाद कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। अब कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट है वो लगभग 16 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर पास करते हैं, जिसमें एक्यूज को डायरेक्शन दी जाती है कि आप जो है 20% ऑफ दी जो चेक अमाउंट है उसको एज एन इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करो। एक्यूज पर्सन को पहले 16 डे का टाइम जो है वो दिया जाता है कि आप विद इन 60 डेज के अंदर अंदर इंटरिम कंपनसेशन दे देना। एक्यूज पर्सन नहीं प्रोवाइड करता और फिर उसको एक्सटेंशन भी 30 डेज का दिया जाता है, उसके अंदर भी एक्यूज पर्सन जो है कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जब लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने देखा कि एक्यूज पर्सन इंटरिम कंपनसेशन को रिलीज नहीं कर रहे, तो ट्रायल कोर्ट ने उनका राइट टू क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट, वो राइट जो है एक्यूज पर्सन का क्लोज कर देते हैं और एक्यूज वो चैलेंज नहीं करता। कॉन्सिक्वेंटली कोई डिफेंस नहीं अवेलेबल रहता एक्यूज की साइड से, तो ट्रायल कोर्ट जो है ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास कर देते हैं। एक्यूज पर्सन जो है इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सेशन कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट में अपील फाइल करते हैं और सेशन कोर्ट में एज यू नो कि उसमें भी आपको
इंटरिम अमाउंट कुछ पे करना पड़ता है, प्री डिपॉजिट अमाउंट बोल लो, प्री डिपॉजिट अपील अमाउंट फाइल करनी पड़ती है, लेकिन वहां पर भी एक्यूज पर्सन जो थे वो 20% ऑफ द इंटरिम कंपनसेशन नहीं सबमिट करते, एंड फाइनली जो अपील की आउटपुट ये आती है, सेशन कोर्ट भी अपील डिसमिस कर देते हैं। अगर हम सेशन कोर्ट का डिसमिसल ऑर्डर फॉर द अपील प्रोसीडिंग्स का देखें तो पैरा 18 जो है relevant है. It is relevant to mention that in the present appeal also, after filing of this appeal, the accused did not comply with the order of this court dated so and so to deposit 20% of the check amount. Hence, it discloses that the accused is reluctant in complying with the order of this court. इसलिए जो accused person की अपील भी accordingly dismiss हो जाती है. So now 20% ऑफ इंटरिम कंपनसेशन के अमाउंट के ऊपर पहले तो उनको कन्विक्शन मिल जाता है एक्यूज को, फिर जब वो अपील फाइल करे और कोर्ट ने बोला कि नहीं आप पहले 20% सबमिट करो, तो उन्होंने अपील में भी कोई सबमिशन नहीं दिया, एंड अकॉर्डिंगली सेशन कोर्ट ने भी अपील जो है डिसमिस कर दी. ये मैटर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो इस सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कर दिया. सो बेसिकली अब द लास्ट ऑप्शन फॉर द अक्यूज्ड पर्सन इज टू ट्राई हिज लक बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविजन जो है सेक्शन 143A वो कहता क्या है. ये जो प्रोविजन है इट कवर्स द whole situation about the interim compensation. जो first subsection है that says that notwithstanding anything in the CRPC, the court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant. Specifically अब situation आ गई A, अगर वो summary trial है या सम्मन्स केस है और जब एक्यूज्ड प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्विजिशन, तब ये पॉइंट जो 20% है अमाउंट जो है देना है. एंड जो बी सिचुएशन है, एंड इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, जब आपके चार्ज फ्रेम हो जाएंगे देन ओनली आप जो है इंटरिम कंपनसेशन दे दोगे. अब कितनी देनी है? up to 10%. So it is not like कि भाई hard and fast rule, up to 20%. Court may say that okay 10% तक दो, 5% तक दो, 15% तक दो, but maximum is 20%. कब तक देनी है? The initial time period is 60 days and अगर extension accused लेता है तो 30 days का extension भी available है, provided कि the court जो है can give the extension only on the basis of sufficient cause is shown to the court. अब हम बात करते हैं this subsection जो 4 है, this subsection 4 is more about कि मान लो कल को accused जो है acquittal हो जाता है और उसने 20% interim compensation दिया है, तो then complainant को जो है वो रिफंड करना पड़ेगा एट द इंटरेस्ट रेट जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर रखे हैं विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट. ठीक है. एंड फाइनली जो ये प्रोसेस है, व्हाट डज सबसेक्शन 5 की ओर अगर हम जाएं, द इंटरिम कंपनसेशन पेएबल अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड इफ it were a fine under section 421 of the CRPC. Now please see, this is a very important subsection. खासकर अब सिचुएशन इज क्लियर, इसी सेक्शन में 143A के अंदर सिचुएशन इज क्लियर दैट द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इम्पोज और टू डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू पे up to 20% dishonored check amount as an interim compensation to the complainant. वो 60 days के अंदर पहले या 30 days का extension period. अब अगर accused नहीं पे करता तो then अगर हम subsection 5 को देखें तो it clearly discuss that interim compensation can be recovered as if it
were a fine under section 421 of the CRPC. So अगर आप कंप्लेनेंट को पैसे नहीं मिलते तो कंप्लेनेंट के पास रास्ता क्या है, उसको मूव करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 421 ऑफ द CRPC और एज ए फाइन इसको रिकवर करना पड़ेगा. इज देयर एनी अदर ऑप्शन? नहीं, इस या एटलीस्ट सेक्शन 143A में कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रखा जिसमें ये बोला हो कि एक्यूज को एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट जो है वो क्लोज हो जाएगा. ओनली ऑप्शन इज कि अगर एक्यूज ने पैसे नहीं दिए तो it can be recovered as a fine under section 421 of the CRPC, and that's what becomes the core of the finding of the Honorable Supreme Court also. The Honorable Supreme Court relied upon the Nazir Ahmed and State of Uttar Pradesh versus Singh judgment के ऊपर and held that if a statute prescribes a method or modality for exercise of power by necessary implication, the other methods of the performance are not acceptable. In this case, section 143A subsection 5 says that agar accused does not release the interim compensation as directed by the learned trial court, the option for the complainant is to invoke section 421 of the CRPC and recover the amount as a fine. But situation of the case was कि right of the accused person to cross examine the complainant was closed because accused did not pay the 20% of the interim compensation. So Honorable Supreme Court in para 14 of its judgment held that the concerned provision, that is the 143A, nowhere contemplates that an accused who had failed to deposit interim compensation could be fastened with any other disability, including denial of the right to cross-examine the witnesses examined on behalf of the complainant. So, अगर ये order ऐसा कोई pass हुआ है, then as a matter of fact, this order go well beyond the permissible exercise of the powers. Since the right to cross-examination the respondent was denied to the appellant, the decisions rendered by the courts below suffer from an inherent infirmity and illegality. Thus, इस मैटर में तीनों कोर्ट्स का ट्रायल सेशन और हाई कोर्ट का एक कंकरेंट ओपिनियन था, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्या आती हैं, द कंप्लेंट केस शैल स्टैंड रिस्टोर्ड to the file of the trial court. The trial court is directed to permit the appellant to cross-examine the respondent and take the proceedings to the logical conclusion. Interestingly, Honorable Supreme Court ने भी इस मैटर को सुनने से पहले appellant के ऊपर एक डायरेक्शन दिया था कि he has to submit the 20% of the check amount. Only then we will be listening to you. So I would say that अगर accused person ये सोच के बैठा है कि that interim compensation के order को challenge करते रहेंगे even up to the Supreme Court, since you do not have any other option कि भाई अगर आप Supreme Court से भी हार जाते हो तो then you don't have any other option to go anywhere else on this issue. You need to ensure that if there is a direction by the court, you ensure that you comply with those directions or otherwise you challenge such orders. For example, it happens that many times accused की साइड से कई बार डिले किया जाता है to prolong the trial and dates ली जाती हैं कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन को कैसे डिले कर सकें. तो फ्रस्ट्रेशन में आके many times ट्रायल कोर्ट्स जो हैं या तो कोस्ट इम्पोज कर देंगे कि दैट वी विल अलाउ यू टू क्रॉस एग्जामिन ओनली इफ यू विल पे सो एंड सो कोस्ट, एंड अगर कोस्ट नहीं पे करोगे तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन आपको नहीं करने देंगे. या तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज करो, आप सेशन कोर्ट में चले जाओ, रिवीजन पिटीशन फाइल करो और उस ऑर्डर को चैलेंज कर लो. ओके, एंड फेयर चांसेस आर सेशन कोर्ट भी आपको बोलेंगे ओके कोस्ट हम कम कर देते हैं, बट only once you, because the courts are more concerned about the conduct of the accused.
राइट, और उसको तरीके से सेटल करने के लिए समटाइम्स ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, एंड बट स्टिल it's a it's a journey for the accused also, for the complainant also, from going from a trial court and reaching to the apex court of the country. It's a long journey. So having said that, and having discussed this thing, agar hum learnings ki baat kare, if you are from the complainant side, and then try to invoke section 421 of the CRPC. Okay, and if you are from the accused side, that this judgment empowers you, that your right to cross examination of a complainant witness is a substantial right for you in a NI matter, and you must ensure that you should not lose this right, बिकॉज अगर आप इस राइट को लूज कर जाते हैं, देन यू शुड बी रेडी फॉर फेसिंग अपील्स, और गोइंग टू द हाई कोर्ट्स, और गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट itself the lot of cost will be there, because approaching any higher forum will also add cost on your case also. And in case if you have any specific questions or queries regarding interim compensation, feel free to send us an email at info@nyayatantra.com, or you can put your questions in the comment box also. We will try to answer your questions in a reasonable time. Feel free to share this video with the practitioners or other stakeholders who are involved in the NI matter, because it's a three judgment. Definitely it can impact their current matters if they are dealing on the question of interim compensation. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.